डियर स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपसे दो वीडियो शेयर किए थे जिसमें कि फेज फर्स्ट मेटाबॉलिज्म रिएक्शन अपन ने कवर करी थी, जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस और साइक्लाइजेशन रिएक्शंस कवर करी थी। उसमें मेनली जो प्रोडक्ट बन रहे थे, आपके ड्रग मेटाबोलाइट बन रहे थे, वो पेरेंट ड्रग से कंपेरेटिवली ज़्यादा वाटर सॉल्युबल थे। लेकिन बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती है कि फेज फर्स्ट के बाद में भी एक्सक्रीट नहीं हो पाती है, क्योंकि उनको थोड़ा सा और ज़्यादा हाइड्रोफिलिक नेचर एक्वायर करना होता है। तो ड्रग जो है वो फेज टू बायो ट्रांसफॉर्मेशन से निकलती है। बहुत सारी ड्रग्स जो होती है वो फेज टू में जाती है, कुछ ड्रग्स जो होती है वो फेज फर्स्ट के बाद ही एक्सक्रीट होने लायक बन जाती है। लेकिन मैक्सिमम ऑफ द ड्रग्स फेज सेकेंड में एंटर करती है, जिसको कि नॉन सिंथेटिक फेज बोलते हैं ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, फेज टू रिएक्शंस। ये जो फेज फर्स्ट में आपके ड्रग बनती है, जो ड्रग मॉलिक्यूल बनता है, ड्रग मॉइटी जो बनती है, वो थोड़ी सी लेस पोलर होती है, और जो फेज सेकेंड रिएक्शन होती है वो उसको थोड़ा सा और पोलर बनाती है, जिसमें कि आपका ग्लूकोरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन होता है, सल्फेट कॉन्जुगेशन होता है, अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन होता है, और ग्लूटाथाइन कॉन्जुगेशन। ये मेन होते हैं। कुछ एसिटाइलेशन की तरफ जाती है, मिथाइलेशन की तरफ जाती है। कुल मिला के ये जो रिएक्शंस है सारी फेज सेकेंड रिएक्शंस, ये आपकी ड्रग को, जो कि फेज फर्स्ट से आई है, उसको और ज़्यादा वाटर सॉल्युबल बनाती है और वो आसानी से एक्सक्रीट हो पाती है। ठीक है। फेज सेकंड जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि स्मॉल एंडोजिनस मॉलिक्यूल जो होते हैं, जैसा अपन ने बताया ग्लूकोरोनिक एसिड, सल्फेट्स, अमाइनो एसिड्स, ये फेज फर्स्ट मेटाबोलाइट के साथ में या फिर डायरेक्ट पेरेंट ड्रग के साथ में अटैच होते हैं, जिससे कि वो और ज़्यादा वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं और आसानी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। अब बॉडी के अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रोफाइल मॉलिक्यूल निकलते हैं, ड्रग से ऐसे निकलते हैं जो कि आपके डीएनए या आरएनए को डैमेज कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो ग्लूटाथायोन जो होता है उन मॉलिक्यूल्स को वो बाइंड करके और आसानी से उसको बाहर निकाल देता है, ताकि वो डीएनए, आरएनए या फिर आपकी जो बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होती है उसके साथ में अटैच ना हो। और ये जो प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन पाथवे। जो ग्लूटाथाइन होता है वो एक तरह से ट्रू डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट है, जो कि आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो कि आरएनए और डीएनए से बाइंड होने वाले होते हैं, उनको एक्सक्रीट कर लेते हैं। सारी की सारी फेज रिएक्शन, जो फेज सेकेंड रिएक्शन जो होती है, उसमें एक ट्रांसफरेज एंजाइम जो होता है वो इन्वॉल्व रहेगा, जो कि कुछ एंडोजिनस जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको ट्रांसफर करेगा आपके ड्रग मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो फेज सेकेंड रिएक्शन है वो ट्रांसफरेज एंजाइम से ही कंप्लीट होएगी, और वो जो एंडोजिनस मॉलिक्यूल है वो फेज फर्स्ट मेटाबोलाइट के ऊपर या फिर पेरेंट ड्रग के ऊपर जाके बाइंड होगा। अब अपन आते हैं फेज फर्स्ट में जो ऑक्सीडेशन, हाइड्रो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन जो एंजाइम यूज हो रहे थे, उसमें जो कॉन्जुगेट बन रहे थे, जो फंक्शनल ग्रुप या तो अटैच हो रहे थे या फिर नए रिवील हो रहे थे, इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन रिएक्शन है। अपन ने नाम जैसा देखा इसका, कॉन्जुगेशन रिएक्शन में कुछ जो एंडोजेनस जो कंपाउंड है, जैसे कि ये ग्लूकोरोनिक एसिड है, सल्फेट है, ग्लाइसिन है, ये वाले जो मॉलिक्यूल है, ग्लूटाथायोन है, ये ड्रग से अटैच होते हैं और इंटरमीडिएट बनाते हैं और उसको ड्रग को ज़्यादा पोलर बना के एक्सिट कर लेते हैं। जैसे ग्लूकोरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन होता है, उसमें ग्लूकोरोनिक एसिड एक एजेंट है और एक एंजाइम जो इन्वॉल्व रहता है वो आपका यूडीपी ग्लूकोरोनाइड ट्रांसफरेज रहता है। और इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो इन्वॉल्व मैक्सिमम ड्रग्स, जिसमें कि OH है, COH है, अमाइनो ग्रुप है या थाइल ग्रुप है, SH ग्रुप है, वो जाके ग्लूकोरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन करती है परफॉर्म, और उससे वो बॉडी से बाहर निकलने का रास्ता बनाती है या फिर एक्सक्रीशन की तरफ जाती है। ठीक है। इस तरह से ये सारे वन बाय वन अपन पढ़ेंगे। सल्फेशन, अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथाइन कॉन्जुगेशन, ये सारे अपन कवर करेंगे जो कि फेज सेकेंड मेटाबोलाइट बनाते हैं। अब अपन देखते हैं कि ये जो फेज फर्स्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है दैट इज ग्लूकोरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन, ये सबसे कॉमन पाथवे है। मैक्सिमम ऑफ द ड्रग जो होती है वो इस पाथवे को यूटिलाइज करती है, और इन क्योंकि सारी की सारी जो फेज सेकेंड रिएक्शन है वो कॉन्जुगेशन रिएक्शन कहलाती है, और इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कॉन्जुगेट होता है। इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, जैसा कि फेज फर्स्ट में अपन ने देखा था ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। इस वाली फेज में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, लेकिन ट्रांसफरेज एंजाइम रिक्वायर रहते हैं। इसमें जो होता है को एंजाइम, वो यूडीपी ग्लूकोरोनिक एसिड जो होता है वो बनता है, जो जैसे ग्लूकोज फॉस्फेट है, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग फॉस्फेट जो बॉडी में अवेलेबल रहेगा, उसकी हेल्प से ये यूडीपी ग्लूकोरोनिक एसिड सिंथेसाइज होगा, ये कोएंजाइम की तरह काम करेगा। ये जो ग्लूकोरोनाइड बनते हैं वो हाईली वाटर सॉल्युबल और
हाईली हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। इसमें जो यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज होता है वो साइटोक्रोम P450 से क्लोजली अटैचड रहता है, जो कि आपके ड्रग फेज फर्स्ट को जो इन्वॉल्व कर रही थी साइटोक्रोम P450 को, ये इससे भी क्लोजली अटैच रहता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए ये फेज थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है इसमें, ये इसको एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है इस फेज में, और इससे जो रेट जो होती है इस रिएक्शन की वो भी फेज फर्स्ट की कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। रेट इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑक्सीजन, इंस्टेड इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एंडोजिनस अटैचमेंट। ओके, जो 4 क्लास बनती है ग्लूकुरोनाइड्स की वो होती है O ग्लूकुरोनाइड, N ग्लूकुरोनाइड, S ग्लूकुरोनाइड और C ग्लूकुरोनाइड। ये सारे जो एटम्स हैं ये ग्लूकुरोनिक एसिड से जो सीधा आपका अटैचमेंट होता है, कॉन्जुगेट बनाता है और इससे ग्लूकुरोनाइड बनाते हैं और वो इजीली एक्सक्रीट हो जाते हैं। अपन देखेंगे क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा हाइड्रोफिलिक नेचर आ जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, अब आपने देखा होगा कि जो ड्रग्स जो होती है जैसे क्लोराम्फेनिकोल के साथ में एक साइड इफेक्ट आपने कभी बहुत बार पढ़ा होगा कि ग्रे बेबी सिंड्रोम ये देता है। क्यों होता है? नियोनेट्स में होता है जनरली, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उसमें ये यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो बिल्कुल ही लेस होती है, वो अंडर डेवलप्ड होती है, जिससे कि ये जो क्लोराम्फेनिकोल है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इससे बच्चों में ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो नियोनेट्स होते हैं उनमें जॉन्डिस ज़्यादा होता है, जो नए नवजात बच्चे होते हैं उनमें आपने पीलिया जो देखा होगा आपने, जॉन्डिस वगैरह के केसेस ज़्यादा आते हैं बिकॉज यही जो ईडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज होता है उसमें एक्टिवेट नहीं हो पाता, जो बिलिरुबिन बनता है ये कॉन्जुगेट नहीं हो पाता है और एक्सक्रीट नहीं हो पाता, तो वो बिलिरुबिन ब्लड में चला जाता है और वो जॉन्डिस करता है बच्चों में। अब अपन एक जनरलाइज एग्जांपल देखते हैं इसका, ग्लूकुरोनिक एसिड का। इसमें जो ये आपका जनरलाइज मान लो ये ड्रग है फॉर एग्जांपल, इसमें ये प्राइमरी अमाइन ग्रुप है जिसमें कि एक नाइट्रोजन है और एक बाकी रिमेनिंग पार्ट है ड्रग का। इसमें एक एंजाइम यूटिलाइज हो रहा है, उसका नाम है यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, जिसको कि शॉर्ट में बोलते हैं यूजीटीज, मतलब यूरिडीन डाइफॉस्फोग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो होता है ये एक बल्केर ग्रुप को इस ड्रग के ऊपर एक हाइड्रोजन को रिमूव करके अटैच कर देता है, कॉन्जुगेट कर देता है। इसकी वजह से इसमें देखिए आप एक ऑक्सीजन, 2, 3, 4, 5, 6 ऑक्सीजन की जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से इसकी पोलरिटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, पोलरिटी बढ़ जाएगी, पोलर हो जाएगा, हाईली पोलर हो जाएगा और उसकी वजह से ये आसानी से एक्सक्रीट हो जाएगा। अब ये जो ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन जो है वो किस तरह से परफॉर्म करती है बॉडी, इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं। स्टेप को अगर देखें तो सबसे पहले इसका जो है को एंजाइम बनेगा। को एंजाइम जो है वो होता है यूडीपीजीए, ये को एंजाइम बना है, ये जो आपका अवेलेबल ग्लूकोज फॉस्फेट है उसकी प्रेजेंस में उसके थ्रू बनेगा यूरिडीन डाइफॉस्फोग्लूकुरोनिक एसिड, जिससे कि ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा कि जो यूडीपीजी बना है उसमें से जो ग्लूकुरोनिल मोइटी है वो ड्रग के ऊपर, ये आपका ड्रग सबस्ट्रेट है एक्स जो होता है वो मैंने पहले बताया था आपको, या तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा या सल्फर होगा या कार्बोक्सिल ग्रुप होगा या सेकेंडरी अमाइन प्राइमरी अमाइन होगा, उसके ऊपर ये ग्लूकुरोनिल मोइटी जो होता है उसको ट्रांसफर कर देता है। ये किन किन स्टेप्स में कवर होता है देखिए, जैसे आपका ये एंडोजिनस ग्लूकोज फॉस्फेट है, ये पायरोफॉस्फोरिलेज की प्रेजेंस में यूटीपी जो यूटिलाइज करके यूडीपीजी में कन्वर्ट होता है और फिर ये कन्वर्ट यूडीपीजी डीहाइड्रोजिनेज से यूरिडीन डाइफॉस्फोग्लूकुरोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये जो ग्लूकुरोनिक एसिड डेरिवेटिव कोएंजाइम जो है यूडीपीजी है, ये आपकी ड्रग से एक्टिवेट करता है इन प्रेजेंस ऑफ यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, जो अपने पिछली स्लाइड में देखा था, वो इससे अटैच होके जो ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन जो है वो बना देता है और ये बहुत ज़्यादा पोलर होता है। और मैंने अभी बताया आपको एक्स जो है या तो ऑक्सीजन होगा या कार्बोनिल ग्रुप होगा या अमाइन ग्रुप होगा या सल्फर होगा, इससे ये बाइंड होके नया डेरिवेटिव, नया कॉन्जुगेट बनाता है जो कि बहुत ज़्यादा पोलर है और वो आसानी से एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से। ठीक है, अब अपन देखते हैं ये जो ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन है वो कौन कौन सी ड्रग को लेकर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप के साथ में अटैच होता है। ये जनरल एग्जांपल्स है, जैसे क्लोराम्फेनिकोल है, ये OH कंपाउंड है, इसमें OH फंक्शनल ग्रुप होता है। अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसमें सैलिसिलिक एसिड है, डेजिप्रामीन है, मेप्रोबामेट जैसे एन ग्लूकुरोनाइड बनाती है, एस ग्लूकुरोनाइड जैसे थायोफिनॉल है वो एस ग्लूकुरोनाइड बनाती है, फिनाइल ब्यूटाजोन है वो सी ग्लूकुरोनाइड बनाती है। इसमें अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ये आपकी एस्पिरिन है, अपन एस्पिरिन के बारे में अपन सब जानते हैं, इसका जो फेज फर्स्ट मेटाबॉलिज्म होता है इसमें ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोक्सिलेशन होता है, डीएल्काइलेशन होता है, डीअमीनेशन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है।
इससे ये फेज इंटरमीडिएट बनता है, जो डेरिवेटिव बनता है वो फेज सेकंड में एंटर करता है। अब ये जो फेज फर्स्ट जो था इसका, ये एस्पिरिन का, इससे ही बनाता है सैलिसिलिक एसिड। ये जो एसिटाइल ग्रुप जो हट जाता है यहाँ से, और ये सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव बनता है। और इस सैलिसिलिक एसिड में क्योंकि OH ग्रुप है तो ये ग्लूकुरोनाइड एसिड कॉन्जुगेशन बनेगा। तो ये जो ग्लूकुरोनाइड बना है इसका, ये ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होता है और ये आसानी से बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो एस्पिरिन है इसका हाइड्रोलाइसिस जब हुआ, आपने देखा, इससे ये सैलिसिलिक एसिड बना, इसमें से जो 13% है वो तो ऐसा सैलिसिलिक एसिड ही बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इसमें इसका जो ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेट बनेगा वो सैलिसाइल एसिड ग्लूकुरोनाइड बनेगा, 12% इससे सैलिसिलिक एसिड वाले ग्रुप से अटैच होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बनेगा, इससे ये 12% इससे निकलता है। एक ग्लूकुरोनाइड ये बनता है जो कि आपके सीधा फिनोलिक OH से अटैच होता है, सैलिसाइल फिनोलिक ग्लूकुरोनाइड बनता है जिसको 22% इससे एक्सक्रीट होता है। एक इसका ग्लाइसिन कॉन्जुगेट भी बनता है जो कि 49% होता है, ये इससे ग्लाइसिन कॉन्जुगेट बन रहा है। देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर ये ग्लाइसिन अमाइनो एसिड अटैच हुआ, इससे ये बाहर निकला, और ये इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है फर्दर। इस ग्रुप के ऊपर देखिए OH लग गया, ये और OH लग गया, सैलिसिलिक एसिड जो आपका बना था इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हुआ वापस, और ये जेंटिसिक एसिड बनाया और 4% इस फॉर्म में एक्सक्रीट हुआ। तो ये खाली एस्पिरिन ही ऐसा बिहेव नहीं करती है, बहुत सारी ड्रग जिसमें कि बहुत 2-3 या फिर और ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, अगर ओपन फंक्शनल ग्रुप है तो वो नंबर ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे फॉलो करती है, जिससे जैसे अपन ने एक एग्जांपल इसका सिंपलेस्ट लिया है एस्पिरिन, इससे ये एसाइल ग्लूकुरोनाइड बना रही है, फिनोलिक ग्लूकुरोनाइड बना रही है, अमाइनो एसिड जिसमें कि ग्लाइसिन कॉन्जुगेट बना रही है, और एक इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हो गया, एक जेंटिसिक एसिड बन रहा है, उससे ये एक्सक्रीट हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ड्रग्स हैं वो एक से ज़्यादा पाथवे को फॉलो करके बॉडी से बाहर निकल सकती है, लेकिन ग्लूकुरोनाइड एसिड कॉन्जुगेशन जो है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पाथवे फॉर द ड्रग मेटाबॉलिज्म। ओके, अब अपन कुछ जनरल एग्जांपल्स भी देखते हैं। जैसे ओ ग्लूकुरोनाइड का ये फिनोलिक अगर देखे OH, तो जैसे ये आपकी ड्रग है एसिटामिनोफेन है, इसमें ये फिनोलिक OH है, ये वाला ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेट बनाएगा जिसको कि ओ ग्लूकुरोनाइड बोलेंगे। ये मॉर्फिन है आपकी ड्रग, इसमें भी ये फिनोलिक OH है, ये वाला ओ ग्लूकुरोनाइड बनाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं जैसे अल्कोहल की देखेगी, ये अपन दोनों प्रीवियस देखे जो फिनोलिक थे, ये अपन देखते हैं क्लोराम्फेनिकोल एंटीबायोटिक जो है, इसमें ये OH है, ये अल्कोहलिक OH है, ये ओ ग्लूकुरोनाइड बनाएगा। ये प्रोपेनोलॉल है जो बीटा ब्लॉकर है, ये वाला अल्कोहलिक OH है, इसमें भी ये भी ओ ग्लूकुरोनाइड बनाएगा। ओ ग्लूकुरोनाइड के लिए देखिए एराइल एसिड है, जैसे सैलिसिलिक एसिड अपन ने पहले एग्जांपल देखा था, ये एराइल एसिड है। ये फिनोप्रोफेन है जो कि आपका एराइलकाइल एसिड है, ये ओ ग्लूकुरोनाइड बनाएगा। कुछ एन ग्लूकुरोनाइड बनते हैं जैसे कि आपका 7 अमाइनो 5 नाइट्रोइंडाजोल, ये जो एराइल अमाइन बनाएगा। ये एल्काइल अमाइन है जो कि डेजिब्रामीन है। अब अपन आते हैं सल्फेट कॉन्जुगेशन। सल्फेट कॉन्जुगेशन थोड़ा सा लेस कॉमन है एज कम्पेयर टू द ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन, क्योंकि जो मैमल्स होते हैं उसमें थोड़े से इनऑर्गेनिक सल्फेट जो होते हैं वो कम होते हैं कंपेरेटिवली। लेकिन कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे फिनॉल्स है, एल्कोहल्स है, एराइल अमाइंस है, या फिर एन हाइड्रोक्सिल अमाइंस है, ये वाले जो होते हैं ये आपके सल्फेट कॉन्जुगेशन के थ्रू ही बाहर निकलते हैं। अब ये नॉन माइक्रोसोमल, ये आपको ध्यान रखना है कि नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स के थ्रू कैटलाइज होता है, ठीक है। ये जो सल्फेट कॉन्जुगेशन है 3 एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन होती है बेसिकली, जिसमें कि ATP सल्फ्यूरिलेज होता है, APS फॉस्फोकाइनेज होता है, और एक होता है सल्फोट्रांसफरेज जो कि सॉल्युबल कॉन्जुगेट बनाता है। APS जो है ये अपन डिटेल में अभी नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि जो सल्फेट कॉन्जुगेशन होता है वो किस तरह से किन किन स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो कोएंजाइम सिंथेसिस जो होता है, पहले उसमें भी बताया था, इसमें है ये पेप्स बनाता है। पेप्स इज फॉस्फोएडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट, ये कोएंजाइम होता है जो कि आपका सल्फेट मॉइटी को इस RX पे ट्रांसफर करता है। जब अपने ग्लूकुरोनाइड में भी देखा था कि इसमें ग्लूकुरोनाइड मॉइटी जो होता है वो UDGPA ट्रांसफर करता है, इसमें ये जो पेप्स बनता है ये वाला इस पे ट्रांसफर करता है। ये कैसे करता है ये देखते हैं अपन। ये जो एडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट्स है ये जो बनता है ATP सल्फ्यूरिलेज इन प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नीशियम, और ये जो एप्स बनता है APS एडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट, ये ATP को यूटिलाइज करके APS फॉस्फोकाइनेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है पेप्स के अंदर। पेप्स का क्या होता है? फॉस्फोएडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट। इसका ये जो फॉस्फोएडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट है ये कोएंजाइम बना है इसमें, और ये RXH को ऊपर कॉन्जुगेट ट्रांसफर करता है, जहां की X इज इक्वल टू ऑक्सीजन या फिर
अमाइन ग्रुप और ये बनाता है आपका सल्फेट कॉन्जुगेट। इसमें अपन एग्जांपल देखें अगर तो ये बहुत सारी ड्रग्स को इन्वॉल्व करता है जिसमें कि ये वाले फंक्शनल ग्रुप होता है। इसमें जो फिनोलिक सल्फोनेशन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा फिनोलिक जो ग्रुप होता है वो सल्फेशन को फेवर करता है या फिर प्रीफर करता है। फिनोलिक ओ ग्लूकोनाइजेशन इसके साथ में compete करेगा क्योंकि जो फिनोलिक OH है इसमें ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन भी होगा, लेकिन इसके साथ में सल्फेट कॉन्जुगेशन भी होता है और इसके लिए सल्फेट की क्योंकि कम होती है इसलिए ये ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन की तरफ ज़्यादा जाता है। सल्फेट कॉन्जुगेट जो होता है वो वापस हाइड्रोलाइज हो सकता है आपका पेरेंट ड्रग में, इसलिए इसके साथ में ये दिक्कत आती है कि जो भी सल्फेट कॉन्जुगेट बना है बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो सल्फेटेज होते हैं वो वापस उसको ब्रेक डाउन करके पेरेंट कंपाउंड में बदल देते हैं। जो सल्फेट कॉन्जुगेशन होता है वो हिपेटोटॉक्सिसिटी और कार्सिनोजेनिसिटी के प्रिवेंशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आपकी हाइड्रोक्सिल अमाइन जो आपके पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी होती है, लीवर टॉक्सिसिटी जो होती है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कुछ चिल्ड्रंस में इन्फेंट्स में ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज जो नहीं होती है वो सल्फेट कॉन्जुगेशन बनाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जैसे मिथाइल डोपा है, बहुत सारी ड्रग्स हैं, साल्ब्यूटामोल है, पैरासीटामोल है, ये सल्फेट कॉन्जुगेशन को फॉलो करती है। जैसे ये एग्जाम्पल आप देखो, आपकी ये मिथाइल डोपा जो ड्रग है इसमें ये वाला जो फिनोलिक ग्रुप है ये वाला यहाँ पे सल्फेट कॉन्जुगेशन होगा। आपकी एल्ब्यूटेरॉल जो है इसमें यहाँ पे सल्फेट कॉन्जुगेशन होगा। आपका टर्ब्यूटालिन है वो यहाँ पे सल्फेट कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है मिनोक्सिडिल, एक इंपॉर्टेंट ड्रग है जो आपकी एंटी वाजोडाइलेटर ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव में काम आती है। मिनोक्सिडिल ड्रग में ये वाला जो ग्रुप है ये वाला जो यहाँ पे सल्फेट कॉन्जुगेट मिनोक्सिडिल सल्फेट बनाता है। ठीक है, अब बनाते हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ कॉन्जुगेशन रिएक्शन, दैट इज ग्लूटाथाइन कॉन्जुगेशन, जो कि ट्रू डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन भी कहलाती है। क्यों होते हैं अपन आगे देखते हैं इसको। ये जो ग्लूटाथाइन होता है बेसिकली ट्राइपेप्टाइड होता है विच कंटेन्स ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन, जो कि मैक्सिमम ऑफ द मैमेलियन टिश्यूज में पाया जाता है ये एज ए ग्लूटाथाइन। और ये ग्लूटाथाइन के अंदर जो ये सिस्टीन होता है इसके अंदर एक SH ग्रुप होता है ना, इसकी वजह से ही इसको क्या बोलते हैं GSH, इसको ग्लूटाथाइन को GSH कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। इसमें ये जो थायोल ग्रुप होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द रिमूवल ऑफ हार्मफुल इलेक्ट्रोलाइट। फॉर ड्रग्स जो बनते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर DNA या RNA को या फिर आपकी बॉडी प्रोटीन्स को डैमेज कर सकते हैं। तो ये जो थायोल ग्रुप होता है इन हार्मफुल इलेक्ट्रोलाइट को पकड़ के ये बॉडी से बाहर निकाल देता है। इस बॉडी के ये दो तरह के रिएक्शन फॉलो करता है, SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन है। ग्लूटाथाइन दिखता कैसा है, क्या होता क्या है, जैसे मैंने बताया 3 अमाइनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन और ग्लाइसिन है ना। ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन सिस्टीन जो होता है इसके अंदर ये जो SH ग्रुप होता है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, ये ड्रग के साथ बाइंड होता है। अब ये मैंने बताया 2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर एडिशन रिएक्शन फॉलो करता है, 2 तरह की रिएक्शन करता है। कैसे क्या करता है, ये जो ड्रग है आपकी RX का ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसके साथ में ये जो आपका GSH है ये बाइंड होके एक कॉन्जुगेट बनाता है। ये सब लीवर में मेटाबॉलिक पाथवे होता है, लेकिन जब किडनी में आता है तब यहाँ पे उसका वाटर या फिर एसिटाइल ग्रुप की वजह से ये जो ग्लूटामिक एसिड है ये अलग हो जाता है और यहाँ पे बचता है एक मॉइटी जो कि सिस्टीन और ग्लाइसिन होती है ड्रग के साथ में। फिर सिस्टेनाइल ग्लाइसिनेज एक एंजाइम किडनी के अंदर होता है जो कि ग्लाइसिन को रिमूव कर देता है। फिर ये आपके पास में ड्रग मॉलिक्यूल जो बनता है वो बचता है आपका सिस्टीन एनालॉग, जो कि एक और किडनी में या फिर लीवर में एन एसिटाइल ट्रांसफरेज की एंजाइम्स की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है मर्केप्टोरिक एसिड में, या फिर थायोल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सिस्टीन कॉन्जुगेट लाइएज एंजाइम की प्रेजेंस में किडनी के अंदर। ठीक है, तो ये जो मर्केप्टोरिक एसिड है और ये थायल ग्रुप है ये मेजर मेटाबोलाइट है फॉर द ग्लूटाथाइन कॉन्जुगेशन। ओके, अब अपन आते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शंस में। एसिटाइल रिएक्शंस कुछ हद तक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन कुछ ड्रग्स जो होती है वो जैसे प्राइमरी अमाइन ग्रुप है, एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक अमाइंस है, अमाइनो एसिड्स है, सल्फोनेमाइड्स है, हाइड्रोजीन्स है, हाइड्रोजाइड्स है, ये सारी जो ड्रग्स होती है वो एसिटाइलेशन रिएक्शंस को फॉलो करती है। लेकिन इसके अंदर ये कुछ ट्रू डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि जो इससे एसिटाइलेशन रिएक्शन से कुछ ड्रग बनती है जैसे एन एसिटाइल प्रोकेनामाइड है, जो प्रोकेनामाइड ड्रग होती है एंटी एरिथमिक ड्रग जो होती है, इससे जो ये डेरिवेटिव बनता है एसिटाइल डेरिवेटिव एन एसिटाइल डेरिवेटिव वो उतना ही पोटेंट होता है जितना कि वो
एंटी एरिथमिक ड्रग जो मेन थी वो प्रोकेनामाइड उसके जितना सेम। दूसरा एग्जांपल है जैसे आइसोनियाजिड एक ड्रग होती है, उससे एक डेरिवेटिव बनता है एन एसिटाइल डेरिवेटिव, वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जो कोई पेरेंट ड्रग थी उससे भी ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो कुछ मामलों में एसिटाइलेशन रिएक्शन कुछ जो डेरिवेटिव बनाती है वो उतने लेस पोलर होते हैं, वो डीएक्टिवेट नहीं कर पाती उनको पूरी तरह से। जो ड्रग्स है जैसे हिस्टेमिन है, एरोमेटिक अमाइन है, पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड है, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड है, डेप्सोन है, सल्फेनिलमाइड है, ये कुछ ड्रग जो है, आइसोनियाजिड है, ये एसिटाइलेशन को फॉलो करती है। कैसे होता है ये जो ड्रग होती है, फॉर एग्जांपल आप देखिए ये जो आपकी एसिटाइलेशन रिएक्शन पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड जो आपकी ड्रग है, ये एक एंजाइम एन एसिटाइल ट्रांसफरेज की एंजाइम प्रेजेंस में एसिटाइलेटेड डेरिवेटिव बनाता है जो कि आसानी से एक्सक्रीट हो सकता है ना। नेक्स्ट इसका एग्जांपल अपन देखते हैं फेज सेकंड रिएक्शन के अंदर मिथाइल कॉन्जुगेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डिटॉक्सिफिकेशन भी नहीं करता है, इससे जो मेटाबोलाइट बनते हैं वो पोलर भी नहीं होते, लेकिन क्योंकि एंडोजिनस अमाइंस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एड्रेनलिन, आपका नॉरएपिनेफ्रिन, हिस्टामिन, इनके सिंथेसिस के अंदर मिथाइल कॉन्जुगेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जबकि ये मेटाबोलाइट जो बनाती है वो पोलर नहीं होते हैं, और जो ड्रग जो और मेटाबोलाइट जो होते हैं उनकी सेम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है इसको लेकिन ये एंडोजिनस अमाइन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिथाइल कॉन्जुगेशन, है ना। ये जिनोबायोटिक्स के लिए काम की चीज नहीं है मिथाइल कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसके अंदर जो रिएक्शन फॉलो होती है वो है आपका ओ मिथाइलेशन, या फिर एन मिथाइलेशन, या फिर एस मिथाइलेशन। जो ओ मिथाइलेशन होता है वो मॉर्फिन में या फिर डोपा में, लिवोडोपा में होता है। एन मिथाइलेशन मॉर्फिन में या फिर निकोटीन में होता है, या फिर प्रोपाइल थायोरेसिल में, 6-मेरकेप्टोपिरिन में एस मिथाइलेशन फॉलो होता है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि ये कुछ रिएक्शन जो थी फेज सेकंड रिएक्शन में, उसमें जो ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन है, ग्लूटाथाइन कॉन्जुगेशन है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके अलावा मिथाइलेशन रिएक्शन, एसिटाइलेशन रिएक्शन जो है वो थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड रिएक्शन। ओके, थैंक यू।